जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फोर्स एकेडमी की इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज में। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने कलचुरी डायनेस्टी के काफ़ी हिस्से को कवर कर लिया था और हमने अपनी कहानी विराटेश्वर टेम्पल में रोक दी थी। अरे हाँ कि ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरकार ये विराटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने आप लोगों को बताया था ये विराटेश्वर मंदिर शहडोल जिले के सुहागपुर तहसील के बाणगंगा नाम की जगह पर है। और मैंने ये भी कहा था कि ये शहडोल शहर से लगा हुआ है एकदम, यानी आप डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे कि कब शहडोल शहर खत्म होता है सुहागपुर शुरू होता है। तो शहडोल शहर में ही आ जाता है ये बाणगंगा का मंदिर। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम रिलीजियस मिथोलॉजी की बात करें तो कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो पांडवों ने एक ही रात में कर दिया था। लेकिन हिस्टोरियंस का कहना है कि जो विराटेश्वर मंदिर है बेटा, इसका निर्माण कलचुरी रूलर युवराज सेकंड के द्वारा करवाया गया था। यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है बेटा, चलिए अब हमारी कहानी शुरू होती है बेटा कोकल्य सेकंड से, कोकल्य द्वितीय से। पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये कोकल्य द्वितीय किस डायनेस्टी का राजा है, कोकल्य द्वितीय किस वंश का राजा है। तो ध्यान रखिएगा ये भी कलचुरी डायनेस्टी का रूलर है। किस वंश का, मेरे साथ लगातार बोलते चलेंगे, किस डायनेस्टी का रूलर है, कलचुरी वंश का राजा है। एक बात याद करिए बेटा, ये कोकल्य सेकंड है। हम लोगों ने कोकल्य फर्स्ट, कोकल्य प्रथम को भी पढ़ा था। और याद करिए मैंने आप लोगों को कहा था जो कोकल्य प्रथम है वो कलचुरी डायनेस्टी का रियल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक है। साथ ही साथ कोकल्य प्रथम को बेटा बिल्हारी इंस्क्रिप्शन में द कन्क्वरर ऑफ द होल अर्थ यानी समस्त पृथ्वी का विजेता भी कहा गया था। ठीक है, चलिए अभी कोकल्य प्रथम कौन है बेटा, युवराज सेकंड का बेटा है। किसका है, युवराज सेकंड का पुत्र है। और युवराज द्वितीय के बाद अगला राजा कलचुरी वंश का कोकल्य द्वितीय बनता है। एक बात आपको ध्यान रखना है, इसका शासनकाल कब से कब तक है, 990 से लेकर 1019 तक। तो हम लोगों ने कितनी बातें सीख ली, 3 बातें। पहला, कोकल्य द्वितीय कलचुरी राजा है। दूसरा, युवराज सेकंड का सक्सेसर है। तीसरा पॉइंट, इसका रेन 990 से 1019 तक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको इसका शासनकाल याद रह जाए, लेकिन इसके बारे में जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ध्यान रखिएगा। इस कोकल्य सेकंड ने गुजरात का एक चालुक्य डायनेस्टी का राजा था जिसका नाम था चामुंड राय। इसने गुजरात के चालुक्य राजा चामुंड राय को बेटा पराजित किया था। तो एक फिर मेरे साथ बोलेंगे, कोकल द्वितीय कलचुरी राजा है, युवराज द्वितीय का सक्सेसर है। रेन आपको जरूरी नहीं है कि याद हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं इसके रेन याद करना। और ये गुजरात के चालुक्य राजा भी चामुंड राय को उसने पराजित किया था। अब कोकल द्वितीय के बारे में, इसके रेन के बारे में हमें जानकारी किस इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा एक अभिलेख आता है जिसका नाम है गुर्गी। बेटा मुर्गी नहीं, आधे लोग के तो दिमाग में मुर्गी घुस गई होगी। गुर्गी बेटा कौन, गुर्गी इंस्क्रिप्शन, गुर्गी अभिलेख। और इस गुर्गी अभिलेख से किस वंश के राजा के बारे में जानकारी मिलती है, कलचुरी या कोकल्य राजा, कोकल्य द्वितीय जो कि कलचुरी राजा हुआ करता था। ठीक है बेटा, चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द गुर्गी इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलचुरी रूरल। गुर्गी अभिलेख निम्न में से किस कलचुरी शासक के शासन काल की जानकारी देता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कोकल्य सेकंड के बारे में, लेकिन आप लोग को मुझे बताइएगा बेटा, हम लोगों ने बिल्हारी इंस्क्रिप्शन भी पढ़ा है, बिल्हारी अभिलेख जो कि कटनी जिले में आता है, और गौहराबा अभिलेख। अरे याद है कि नहीं है कल की क्लास, बिल्हारी अभिलेख और गौहराबा अभिलेख। इस इंस्क्रिप्शन से किसकी जानकारी मिलती है, युवराज द्वितीय के बारे में। ठीक है, चलिए कोकल्य सेकंड के बारे में हमें इतना ही जानना था। कलचुरी वंश का अगला राजा आता है गांगेय देव। मेरे साथ पहले इसका नाम बोल दीजिए, क्या नाम है, गांगेय देव। पहला पॉइंट, गांगेय देव किस डायनेस्टी का राजा है, कलचुरी डायनेस्टी का राजा है। किसका सक्सेसर है, कोकल्य सेकंड का सक्सेसर है, कोकल्य द्वितीय का उत्तराधिकारी है। इसका शासनकाल बेटा, इसको भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है याद रखना, लेकिन थोड़ा सा है। बिकॉज क्या है, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, क्या राजा भोज क्या गंगू तेली। अरे सुना है कि नहीं सुना, राजा भोज का मतलब है परमार डायनेस्टी के राजा भोज, जिनकी कैपिटल धारा नगरी या धार हुआ करती थी। और गंगू तेली का इस कहावत में मतलब है गांगेय देव से। एक्चुअली में क्या हुआ था, राजा भोज और गांगेय देव के बीच में एक बैटल लड़ा गया था जिसमें गांगेय देव बुरी तरह से हार जाते हैं, और तभी से इस कहावत का प्रचलन होता है, क्या राजा भोज क्या गंगू तेली। इसलिए इसका रेन हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1019 से लेकर 1041 तक। ठीक है, इसको किसने पराजित किया था, राजा भोज ने। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सा कलचुरी रूरल
राजा भोज के कंटेम्प्रेरी हुआ करता था, राजा भोज के समकालीन था, हमारा आंसर होगा गांगेय देव। एक्चुअली में राजा भोज और गांगेय देव के रिलेशन पहले से खराब नहीं थे, इनके रिलेशन शुरुआती दौर में काफी अच्छे हुआ करते थे। कैसे पता सर आपको कि इनके रिलेशन शुरुआती दौर में अच्छे थे, बाद में इनके रिलेशन खराब हो गए? राजा भोज और गांगेय देव ने मिलकर, ध्यान सुनिएगा बेटा, राजा भोज गांगेय देव ने मिलकर, और एक और राजा आते हैं राजेंद्र चोल, यानी यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं राजा भोज की ही टीम में हुआ करते थे कलचुरी रूरल गांगेय देव और एक चोल डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजेंद्र चोल। इन्होंने क्या बनाया बेटा, एक अलायंस बनाया, एक गठबंधन बनाया, और इन तीनों ने मिलकर बेटा चालुक्य राजा जय सिंह द्वितीय को हराया था। अब मुझे बताइए, अगर गांगेय देव और राजा भोज के रिलेशन अच्छे नहीं होते तो क्या ये एक टीम में होकर जय सिंह द्वितीय को हरा पाते? बिल्कुल नहीं हरा पाते। यानी राजा भोज के रिलेशन और गांगेय देव के रिलेशन पहले शुरुआती दौर में अच्छे हुआ करते थे, लेकिन आगे चल के इनके रिश्ते बिगड़ते हैं और राजा भोज और गांगेय देव के बीच में युद्ध होता है जिसमें गांगेय देव हार जाते हैं, तभी से उस कहावत का प्रचलन शुरू हो जाता है। इसके अलावा बेटा ध्यान से सुनिएगा, जिस समय कलचुरी राजा गांगेय देव हुआ करते थे, चंदेल के राजा विद्याधर हुआ करते थे। कौन बेटा? विद्याधर। और गांगेय देव ने विद्याधर पर अटैक भी किया था जिसमें विद्याधर की पराजय हो गई थी। ये वही विद्याधर है बेटा जिन्होंने महमूद गजनवी को रोका था। ये सुनो, पूरे भारत में एकमात्र ऐसा, अगर मैं राजा की बात करूं, जिसने महमूद गजनवी को कड़ी की चुनौती दी थी, एकदम बराबर का टक्कर दिया था, वो है विद्याधर। और इन्हीं विद्याधर के द्वारा खजुराहो के कंदरिया महादेव टेम्पल को भी बनवाया गया था। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विद्याधर किस डायनेस्टी के राजा थे? चंदेल वंश के राजा थे, ठीक है, जिन्होंने महमूद गजनवी से हार नहीं मानी, आखिरकार वो गांगेय देव से पराजित हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गांगेय देव ने विद्याधर पर अटैक किया था और इस युद्ध में विद्याधर की पराजय हो गई थी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, गांगेय देव के शासनकाल की जो जानकारी है हमें दो अभिलेख, दो इंस्क्रिप्शन से मिलती है। वो कौन कौन से अभिलेख है बेटा? एक अभिलेख का नाम है पियावन अभिलेख। कौन सा मेरे साथ बोलेंगे? पियावन अभिलेख। एक बार और यही क्लास में सारे फैक्ट याद करना है। पियावन अभिलेख, ये पियावन अभिलेख कहां पे है? आप लोगों ने पियावन वाटरफॉल भी सुना है, अरे हाँ कि ना? ये पियावन वाटरफॉल रीवा में है और वहीं से एक इंस्क्रिप्शन मिला है, एक अभिलेख मिला है जिसे पियावन अभिलेख कहते हैं। इसके अलावा बेटा आप लोगों ने एक व्हाइट टाइगर सफारी का नाम सुना होगा, मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी, जो कि सतना जिले के मुकुंदपुर में है, अरे हाँ कि ना? उसी मुकुंदपुर से एक और अभिलेख मिला है जिससे भी हमें गांगेय देव की जानकारी मिलती है, और उस अभिलेख का नाम है मुकुंदपुर इंस्क्रिप्शन। यानी गांगेय देव के बारे में जानकारी के लिए वी हैव टू सोर्सेस। पहला है पियावन इंस्क्रिप्शन, पियावन अभिलेख कहां पे है बेटा? रीवा में है। और दूसरा है मुकुंदपुर इंस्क्रिप्शन, और मुकुंदपुर कहां पे है? सतना में। मुकुंदपुर और किसके लिए फेमस है? मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी के लिए, ठीक है। हालांकि मुकुंदपुर रीवा शहर से करीब है, लेकिन जिला बेटा सतना लग जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गांगेय देव के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा? पहला, ये कलचुरी राजा है। दूसरा, इनका रेन 1019 से लेकर 1041 है। तीसरा, ये राजा भोज और चंदेल रूरल विद्याधर के कंटेम्प्रेरी हैं। गांगेय देव राजा भोज से हार जाते हैं, तभी से राजा भोज गंगू तेली वाली कहावत चलन में आती है। चौथा, ध्यान रखिएगा, इन्होंने विद्याधर को हराया था। और पांचवा, गांगेय देव के बारे में जो शासनकाल की, इनकी जो रेन की जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके लिए हमारे पास दो अभिलेख है। पहला है बेटा पियावन अभिलेख, कहां से मिला है? रीवा से मिला है। दूसरा है मुकुंदपुर अभिलेख, सतना जिले में। ठीक होगी इतनी बातें? चलिए अब हमारे अगले राजा आते हैं जिनका नाम है लक्ष्मीकर्ण, और ये भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार लक्ष्मीकर्ण को कर्ण देव भी कह दिया जाता है, तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, लक्ष्मीकर्ण को ही कर्ण देव कहा जाता है। पहला पॉइंट, किस वंश के राजा हैं? कलचुरी डायनेस्टी के रूरल हैं। किसके सक्सेसर हैं, किसके उत्तराधिकारी हैं? बेटा ये गांगेय देव के उत्तराधिकारी हैं। और गांगेय देव किसके सक्सेसर थे? कोकल्य सेकंड के, कोकल्य द्वितीय, यानी कोकल्य द्वितीय के बाद गांगेय देव आते हैं, एंड गांगेय देव के बाद लक्ष्मीकर्ण आते हैं, जिनको कर्ण देव के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल 1041 से 1071 तक है। अब दोस्तों ये जो लक्ष्मीकर्ण या कर्ण देव हैं, ये कलचुरी डायनेस्टी के उन महान राजाओं में से एक हैं जिन्होंने कलचुरी डायनेस्टी को एक्सपांड किया, उसका विस्तार किया।
समझ में आ गई बात। अब लक्ष्मीकर्ण और राजा भोज के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट भी बने रहते थे। कैसे बने रहते थे हम लोग आगे चलकर देखेंगे। लक्ष्मीकर्ण ने क्या किया था बेटा, एक बार उड़ीसा पर अटैक किया था और उड़ीसा में ही है बेटा कलिंग। लक्ष्मीकर्ण ने उड़ीसा के कलिंग पर अटैक किया। यहाँ पे देखिएगा ये हमारा प्यारा भारत, अरे हाँ कि ना। और ये कलचुरी डायनेस्टी का रूल किस एरिया में हुआ करता था, मध्य प्रदेश की जो जबलपुर वाला एरिया है, त्रिपुरी वाला एरिया। और यहाँ पे कौन राजा इस टाइम पे, लक्ष्मीकर्ण है राजा। लक्ष्मीकर्ण ने कहाँ पे अटैक किया बेटा, उड़ीसा में अटैक किया। और उड़ीसा में ही एक जगह आती है जिसका नाम है कलिंग, अरे हाँ कि ना। आप लोगों को अशोक की कहानी तो याद है, अशोक का हृदय परिवर्तन इस कलिंग के बैटल के बाद ही तो हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा, कुछ नहीं रखा इस लड़ाई झगड़े में, आज से मैं युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की तरफ चलूंगा। और अशोक ने धर्म की नीति, बुद्ध धर्म की नीति पर चलना शुरू कर दिया था। ये वही कलिंग है। इस पर लक्ष्मीकर्ण अटैक करते हैं और इसको जीत लेते हैं। अब चूंकि लक्ष्मीकर्ण ने कलिंग को जीत लिया, कलिंग के स्वामी बन गए, इसलिए लक्ष्मीकर्ण की एक टाइटल देखने को मिलता है कलिंगाधिपति। क्या बेटा, कलिंगाधिपति। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आधे लोग तो रिवीजन करते नहीं, उनको तो गजनी बने रहना है। लेकिन जिन्होंने रिवीजन किया होगा उनका दिमाग थोड़ा सा चकरा गया होगा कि सर क्या बात करते हो। कलिंगाधिपति तो हम लोगों ने एक जगह और पढ़ा है, मैं कहूंगा बिल्कुल साहब, वो हम लोगों ने युवराज प्रथम में पढ़ा है। लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर डालिएगा, वो कलिंगाधिपति नहीं, वो त्रिकलिंगाधिपति थे। अरे याद है कि नहीं है, राजशेखर नाम के कवि हुआ करते थे युवराज फर्स्ट के कोर्ट में, और राजशेखर ने युवराज प्रथम को त्रिकलिंगाधिपति कहा था। जबकि लक्ष्मीकर्ण क्या है बेटा, यहाँ पे लक्ष्मीकर्ण कलिंगाधिपति हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। लक्ष्मीकर्ण कौन है, कलचुरी रूलर हैं। किसके सक्सेसर हैं, गांगे देव के सक्सेसर हैं। रेन कब से कब तक है, 1041 से लेकर 1073 तक, 1041 से 1071 तक है। फिर इन्हें कलिंगाधिपति कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उड़ीसा के कलिंग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। इसके अलावा आप सभी को एक फैक्ट पता होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। अच्छा, नेपोलियन कौन है, एक फ्रांस का राजा हुआ करता था, पहले भी मैंने कई बार चर्चा की है। पूरे भारत का नेपोलियन, ध्यान से नोट करिएगा, पूरे भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं। सर इसमें कौन सी नई बात है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छठी में यही तो सीखा था। छठी में दो चीजें सीखी थी, एक तो ग्रीस की कैपिटल एथेंस है और दूसरा यही हमको मास्टर जी ने पढ़ाया था कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। अब दूसरा फैक्ट याद करिए, जब हम लोगों ने होलकर रियासत की पंचायत बांची थी तब मैंने कहा था कि मध्य भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ सेंट्रल इंडिया किसे कहा जाता है बेटा, जल्दी मुझे कमेंट करिएगा। जबकि हिंद का नेपोलियन, किसका, हिंद का नेपोलियन किसे कहते हैं, लक्ष्मीकर्ण को कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। और मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, अभी तक आपने आंसर नहीं किया। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त और हिंद का नेपोलियन लक्ष्मीकर्ण को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अपनी कहानी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मीकर्ण ने क्या किया था बेटा, एक पाल डायनेस्टी के राजा हुआ करते। ये पाल वंश का राज कहाँ पे हुआ करता था, ये लगभग उड़ीसा बंगाल वाले एरिया में ही पाल वंश का राज हुआ करता था। और लक्ष्मीकर्ण के समकालीन पाल वंश के राजा हुआ करते थे विग्रहपाल, और लक्ष्मीकर्ण ने विग्रहपाल को भी हराया था। यानी लक्ष्मीकर्ण ने कलिंग पर आक्रमण किया, इसलिए लक्ष्मीकर्ण को कलिंगाधिपति कहते हैं। लक्ष्मीकर्ण ने विग्रहपाल को हराया था, विग्रहपाल पाल वंश का राजा हुआ करता था। इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे चलकर क्या करता है बेटा, लक्ष्मीकर्ण ने गुजरात पर अटैक किया। कहां पे, लक्ष्मीकर्ण ने बेटा गुजरात पर अटैक किया। और गुजरात में एक वंश का राज हुआ करता था जिसे हम चालुक्य सोलंकी वंश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चालुक्य सोलंकी वंश कहते हैं। और चालुक्य सोलंकी वंश का राजा हुआ करता था भीमदेव। इस टाइम पे कौन था, भीमदेव प्रथम। ये भीमदेव प्रथम नाम का एक राजा हुआ करता था। और यही राजा महमूद गजनवी के अटैक के टाइम पर भी था। जिस वक्त महमूद गजनवी ने सोमनाथ के टेम्पल को लूटा था, उस वक्त गुजरात का राजा यही भीमदेव प्रथम ही हुआ करता था। और लक्ष्मीकर्ण के टाइम पर भी गुजरात का राजा भीमदेव प्रथम था। लक्ष्मीकर्ण ने भीमदेव प्रथम के ऊपर अटैक किया और लक्ष्मीकर्ण ने कहा कि बेटा दो ऑप्शन है तेरे पास, या तो मैं तेरी घंटी यहीं पे बजा दूं, या फिर दूसरा मेरे साथ तू संधि कर ले, ट्रीटी कर ले। अब जान मरता क्या ना करता, जान किसको प्यारी नहीं। भीमदेव ने कहा भैया संधि वाला ऑप्शन मेरे को थोड़ा सा बेटर लगता है। लक्ष्मीकर्ण ने कहा कि चल मैंने तुझे हराया है लेकिन तेरा एम्पायर मैं नहीं लूंगा, तू अपना साम्राज्य अपने पास रख, लेकिन हाँ
जब मैं राजा भोज के ऊपर अटैक करूंगा धार में, तब तू मेरी हेल्प करना। दोनों के बीच में साठ गांठ बन गई, ठीक है भाई। जब भी तुम आक्रमण करोगे राजा भोज के ऊपर, मैं भी पीछे पीछे तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, दोनों मिलकर राजा भोज के ऊपर अटैक करेंगे। और लक्ष्मी कर्ण और भीमदेव प्रथम ने मिलकर बेटा राजा भोज पर अटैक भी किया था। अब आप कहेंगे सर क्या बात है कि ये बहुत अटैक अटैक वाला गेम खेल रहे हैं। याद करिए, क्या राजा भोज, क्या गंगू तेली वाली एक बार कहावत। और राजा भोज ने गांगेय देव को हराया था। अरे याद है कि नहीं है, राजा भोज ने किसे हराया था? गांगेय देव को हराया था। और गांगेय देव कौन है? लक्ष्मीकर्ण के अप्पा है। अरे हाँ कि ना, पिताजी के हार का तो बदला लेना है ना, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। अरे याद है कि नहीं है? गांगेय देव ने क्या किया? गांगेय देव की हार का बदला उसके बेटे लक्ष्मीकर्ण ने लिया। और लक्ष्मीकर्ण ने राजा भोज को हराने के लिए पहले पूरा एक प्लान बनाया कि भैया अपने को थोड़ा सा मजबूत कर लेते, अपने पास इतनी आर्मी नहीं है कि राजा भोज को हरा पाए। इसलिए इसने पहले भीमदेव प्रथम को हराया। भीमदेव प्रथम को ट्रीटी करने के लिए प्रेशर किया, संधि किया कि भाई दोनों मिलकर राजा भोज के ऊपर अटैक करेंगे। और लक्ष्मीकर्ण और भीमदेव प्रथम मिलकर राजा भोज के ऊपर अटैक करते हैं और राजा भोज की कैपिटल धारा नगरी को भी काफी लूटते हैं। आप यहाँ पे एक बात गौर करे होंगे कि कलचुरी वंश और परमार डायनेस्टी के बीच में काफी झगड़े हो रहे हैं। आगे चलकर इसका बेटा उसका हराएगा, उसका बेटा इसको हराएगा। इन दोनों के बीच में बहुत सारे बैटल्स होते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट हुआ करते थे। समझ में आ गई बात? तो लक्ष्मीकर्ण के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। कलचुरी डायनेस्टी का राजा है, गांगेय देव का बेटा है, रेंज 1041 से 1073 है। इसे हिंद का नेपोलियन कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसने उड़ीसा के या बंगाल के पाल वंश के शासक विग्रहपाल को हराया, कलिंगाधिपति कहते हैं। चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम को हराता है और राजा भोज के खिलाफ अटैक करने के लिए संधि जबरन करवाता है। ठीक है, चलिए। यानी आपसे यहां से मेंस में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्कस द मिलिट्री कन्क्वेस्ट ऑफ लक्ष्मीकर्ण, लक्ष्मीकर्ण के विजय अभियानों की चर्चा करिए, बस आप 3-4 लड़ाई का नाम लिख देंगे, इतने में आपका 5 मार्क का आंसर पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या लक्ष्मीकर्ण किसी से हारता भी है क्या? बिल्कुल हारता है सर। आगे जैसे मैंने पहले बताया कि इसने पाल वंश के राजा को हराया था, विग्रहपाल को। आगे चलकर पाल वंश ने भी बदला लिया, पाल और सोलंकी वंश ने दोनों ही लक्ष्मीकर्ण के ऊपर अटैक किया था, दोनों ही लक्ष्मीकर्ण को ठोक बजाकर एक कर दिया था। क्लियर होगी इतनी बातें? उसके बाद क्या होता है, यहां ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा सा स्पेस लेना चाहूंगा, इसे हटाए दे रहा हूं, 1 सेकंड दीजिएगा। ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ध्यान समझिएगा, ये है हमारा प्यारा बेटा मध्य प्रदेश, यानी हमारा नंदू। और नंदू का राजा बाबू किसे बनना है? हम सभी को बनना है। फटाक से सिलेक्शन लो और नंदू का राजा बाबू बनना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये त्रिपुरी वाला एरिया, कौन सा एरिया बेटा? त्रिपुरी वाला एरिया, ये वाला। ये किसका एम्पायर है? ये कलचुरी एम्पायर है। कौन सा एम्पायर है बेटा? मेरे साथ बोलेंगे, ये कलचुरी एम्पायर है। क्लियर होगी इतनी बातें? जी सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये वाला एम्पायर, ये मालवा में जो जिसकी राजधानी धार हुआ करती थी, ये मालवा में जो साम्राज्य देख रहे हैं, ये राजा भोज का साम्राज्य था। किसका साम्राज्य था बेटा? राजा भोज का साम्राज्य। अब देखो बेटा कौन किसको धमकता है। ठीक है, राजा भोज ने किसको धमका सबसे पहले? राजा भोज ने सबसे पहले बेटा गांगेय देव को अटैक किया। किसके ऊपर अटैक किया? गांगेय देव के अटैक किया, जिसमें गांगेय देव हार जाता है, राजा भोज जीत जाता है। गांगेय देव का बेटा कौन आता है? लक्ष्मीकर्ण बेटा। गांगेय देव का बेटा कौन आता है? लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण किसको हराएगा? लक्ष्मीकर्ण राजा भोज के ऊपर अटैक, क्योंकि पिताजी के हार का बदला लेना था। लक्ष्मीकर्ण ने राजा भोज के ऊपर अटैक किया, जिसमें राजा भोज हार गए, इस बार लक्ष्मीकर्ण जीत गया। अब राजा भोज का लड़का आएगा बेटा, ध्यान समझ रहे हो? राजा भोज का लड़का है, क्या नाम है राजा भोज का? जय सिंह प्रथम। क्या? जय सिंह प्रथम। अब जय सिंह प्रथम ने किसके ऊपर धमका? जय सिंह प्रथम ने लक्ष्मीकर्ण के ऊपर अटैक किया, जिसमें लक्ष्मीकर्ण की हार हो जाती है, जय सिंह प्रथम जी जाते। देखो बेटा, खानदानी दुश्मनी निभा रहे हैं ये। राजा भोज ने गांगेय देव पर अटैक किया, गांगेय देव के बेटे लक्ष्मीकर्ण ने राजा भोज के ऊपर अटैक किया, राजा भोज के लड़के जय सिंह प्रथम ने फिर लक्ष्मीकर्ण के ऊपर अटैक किया। ये लगभग 2-3-4 पुश्तों तक परमार और कलचुरी वंश के बीच में झगड़ा होते रहते हैं। ठीक है, इतनी बातें बेटा। चलिए अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इतनी बातें अगर आप जान जाएंगे किसके बारे में? लक्ष्मीकर्ण के बारे में, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा बेटा, एक किताब है और उस किताब का नाम क्या है? प्रबोध चंद्रोदय। मेरे साथ 2 बार बोलेंगे और अभी के अभी हाथ याद करना है। प्रबोध चंद्रोदय किसने लिखा? कृष्ण मिश्र ने। एक बार और, प्रबोध चंद्रोदय। अरे आवाज तो आज कम से कम पिताजी एक दिन तो सुन ले कि बेटा पढ़ रहा है। अरे हाँ कि ना, प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कौन है? कृष्ण मिश्र। और इस प्रबोध चंद्रोदय जो कि एक नाटक हुआ करता था, इसमें चंदेल शासक कीर्तिवर्मन ने भी लक्ष्मीकर्ण को पराजित किया था, ऐसी बात लिखी गई है। यानी लक्ष्मीकर्ण को एक तो पाल और सोलंकी वंश के राजाओं ने हराया,
उसके बाद लक्ष्मीकर्ण को जयसिंह प्रथम ने हराया। उसके बाद लक्ष्मीकर्ण को कीर्तिवर्मन ने भी हराया। और कीर्तिवर्मन कौन है? चंदेल राजा है और इनके दरबार में ही कृष्ण मिश्र रहा करते थे। उन्होंने कौन सी पोथी लिख दी बेटा? प्रबोध चंद्रोदय। और ये प्रबोध चंद्रोदय क्या है? एक नाटक है। इतनी बातें याद रह जाएंगी। अब ये जो लक्ष्मीकर्ण था बेटा, ये भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, यानी शैव सेक्ट को मानता था, शैव संप्रदाय को मानता था, भगवान शिव का भक्त हुआ करता था। और इसने अमरकंटक में एक मंदिर है, कर्णदेव के मंदिर। और भी दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जो अमरकंटक है जो कि अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के मैकाल पर्वतरंज में आता है। अमरकंटक में बहुत सारे मंदिर हैं और इन मंदिरों में मैक्सिमम मंदिर जो है कल्चुरी रूलर्स ने ही बनवाए थे। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमरकंटक के टेम्पल्स का निर्माता किसे कहा जाता है? कल्चुरी वंश के राजाओं को ही। और अमरकंटक के उन मंदिरों में से एक है कर्ण मंदिर, और कर्ण मंदिर का निर्माण भी लक्ष्मीकर्ण ने ही कराया था। नाम से क्लियर है, कर्ण मंदिर, लक्ष्मीकर्ण। इसके अलावा कटनी के पास एक छोटा सा शहर आता है जिसका नाम है पुष्पावती, जिसे कई बार बिलहरी भी कह देते हैं, और यहीं से बिलहरी इंस्क्रिप्शन भी मिला है। तो ध्यान रखिएगा, कटनी के पास पुष्पावती या बिलहरी जो कस्बा है उसको भी किसने बसाया? लक्ष्मीकर्ण ने ही बसाया। अब कटनी के बारे में आप लोग को सबको पता होगा, इसे चूना नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चूना नगरी। चलिए, अब लक्ष्मीकर्ण के बाद अगले राजा हमारे आते हैं यशकर्ण। यानी आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने कोकल प्रथम को पढ़ा, कोकल सेकंड को पढ़ा। कोकल सेकंड के बाद हम लोगों ने गांगेय देव को कवर किया, फिर लक्ष्मीकर्ण को कवर किया। अब कल्चुरी डायनेस्टी के अगले राजा आते हैं यशकर्ण। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। लक्ष्मीकर्ण के बेटे हुआ करते थे, शासनकाल बिल्कुल भी याद नहीं करना है। और एक इनकैपेबल रूलर थे बेटा। ये कैसे थे? एक अयोग्य शासक हुआ करते थे। इनके समय में बेटा कल्चुरी वंश लगातार सिकुड़ता रहा, समिटता गया, और आगे चलकर केवल बघेल खंड तक के क्षेत्र में बेटा कल्चुरी वंश का जो राज्य था वो सीमित रह गया था। यानी यशकर्ण के टाइम में कल्चुरी वंश का जो यश था, कल्चुरी वंश का जो नाम था, वो धीरे धीरे मिटना शुरू हो गया। यानी यशकर्ण के शासनकाल में ही कल्चुरी डायनेस्टी का पतन शुरू हो गया था। याद रह जाएंगी इतनी बातें बेटा। चलिए, इसके बाद यशकर्ण के बाद गयाकर्ण नाम के राजा आते हैं, नरसिंह के नाम के राजा आते हैं, और जयसिंह नाम के राजा आते हैं। ये हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। जयसिंह हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जयसिंह को बेटा ध्यान रखिएगा, जयसिंह तो पहले ध्यान रखिएगा गयाकर्ण का बेटा है। किसका बेटा है? जयसिंह जो है ये गयाकर्ण का बेटा हुआ करता था। उसके बाद इसका शासन 1163 से 1188 है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। फिर ध्यान रखिएगा, इसे चंदेल शासक परमार्थ देव ने पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लोगों ने आल्हा उदल का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? अरे वो तो गाना सुना होगा, तीन लोग, गाना मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तीन लोग से आई आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो मैं, ऐसा करके कोई गाना है। ये जो आल्हा और उदल दो भाई हुआ करते थे, जो परमार्थ देव, ये चंदेल वंश के राजा है परमार्थ देव, उनके सेनापति हुआ करते थे। और इन आल्हा उदल की बेटा पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए डेथ भी हो गई थी। और इन्हीं परमार्थ देव ने जयसिंह को भी हराया था। अब जयसिंह की एक पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था कौशल देवी। क्या नाम था? कौशल देवी। और जयसिंह ने अपनी पत्नी कौशल देवी के नाम पर जबलपुर से कटनी के बीच में, ध्यान सुनिएगा, जबलपुर से कटनी से जबलपुर के बीच में, कहां से मानकर चलिए ये है हमारी कटनी, और कटनी से लेकर जबलपुर के बीच में एक शहर बसाया। उस शहर का नाम है बेटा गोसलपुर। कौन सा? गोसलपुर। एक्चुअली में पहले इस गोसलपुर को कोसलपुर कहते थे, ये वाला कोसलपुर, लेकिन आगे चल के कौशल गौसल में बदल गया, और आज की डेट में इस कौशलपुर को गोसलपुर के नाम से जानते हैं। कहां पे है? जबलपुर से कटनी के बीच में। किसने बसाया? जयसिंह ने बसाया। कौन है जयसिंह? कल्चुरी डायनेस्टी के राजा हैं। इसी तरह याद करिए, एक और शहर है, मैंने कई बार पहले भी नाम लिया इस शहर का, वो है इस्लिमनाबाद। कौन सा बेटा? इस्लिमनाबाद। और इस्लिमनाबाद नाम का जो कस्बा है जबलपुर से कटनी के बीच में, इस इस्लिमनाबाद कस्बे को बसाने का काम कर्नल स्लीमन ने किया था। और कर्नल स्लीमन वही है बेटा जिन्होंने जबलपुर से कटनी के बीच में ठगी प्रथा का अंत किया था। चोरी डकैती बहुत हुआ करती थी इस सड़क में, इनके बीच में, जबलपुर से कटनी के बीच में। कर्नल स्लीमन जबलपुर के डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे, और उन्होंने अपने शासनकाल में इस इस्लिमनाबाद नाम की जो जगह हुआ करती थी, यहाँ से ठगी प्रथा का अंत किया था, और उन्हीं के नाम पर एक कस्बा बसाया गया जिसे इस्लिमनाबाद कहते हैं। और याद करिए, कटनी से जबलपुर के बीच में एक छोटा सा कस्बा और आता है आधारताल नाम का, जो कि जबलपुर से अब लग गया है, जुड़ गया है। और इस आधारताल नाम का जो जगह है रानी दुर्गावती ने बसाया था। यहाँ पे आधारताल नाम का एक तालाब है, झील है।
तो 3 शहर हैं, गोसलपुर, सिमनाबाद और आधारताल। गोसलपुर किसने बसाया? जय सिंह ने। कौन है? कलचुरी वंश के राजा हैं। सिमनाबाद किसने बसाया? कर्नल सलीमन ने। और आधारताल रानी दुर्गावती ने। ठीक है, चलिए उसके बाद जय सिंह के बाद अगले राजा आते हैं विजय सिंह। और विजय सिंह कलचुरी डायनेस्टी के लास्ट रूलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक वामराज हुआ करते थे। अरे याद है कि नहीं, मैंने बताया वामराज त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक हुआ करते थे, यानी त्रिपुरी के कलचुरी डायनेस्टी के पहले राजा थे। जबकि त्रिपुरी के कलचुरी वंश के अंतिम राजा विजय सिंह थे। कौन थे बेटा अंतिम राजा? विजय सिंह। तो ध्यान रखिएगा, ये विजय सिंह जय सिंह के बेटे हैं और कलचुरी डायनेस्टी के अंतिम शासक हैं। कई इतिहासकार विजय सिंह को कलचुरी डायनेस्टी का लास्ट रूलर नहीं मानते, इसीलिए इनके साथ बेटा संभवतः लग जाता है, प्रोबेबली ये लास्ट रूलर हुआ करते थे। अब कहा जाता है कि विजय सिंह के ऊपर एक राजा ने अटैक किया था जो कि यादव वंश का हुआ करता था, जिसका नाम था जैतुकी। यानी जैतुकी ने किसके ऊपर अटैक किया था? विजय सिंह के ऊपर अटैक किया था। और विजय सिंह को अटैक करते विजय सिंह को मार डालता है और इस तरह कलचुरी वंश की खात्मा हो जाता है। लेकिन एक अभिलेख है जिसका नाम है बटियागढ़ अभिलेख। बटियागढ़ अभिलेख से कुछ दूसरी ही कहानी मिलती है। ठीक है, जनरली क्या कहते हैं लोग कि यादव वंश के एक राजा हुआ करते थे जैतुगी प्रथम। जैतुगी प्रथम ने विजय सिंह पर ऊपर अटैक किया था और इसमें विजय सिंह की डेथ हो गई थी और कलचुरी वंश का खात्मा हो गया था। लेकिन एक अभिलेख है बटियागढ़ अभिलेख, और इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंदेल राजा हुआ करते थे त्रिलोक्य वर्मन नाम के। कौन से? चंदेल राजा त्रिलोक्य वर्मन नाम के। और त्रिलोक्य वर्मन ने क्या किया था बेटा? विजय सिंह के ऊपर अटैक किया था और विजय सिंह के साम्राज्य के साथ साथ ही रीवा वाले आसपास को इन्होंने चंदेल वंश के ऊपर चंदेल वंश में शामिल कर लिया था। यानी विजय सिंह के बारे में हमें कितनी बातें पता होनी चाहिए बेटा? विजय सिंह के बारे में हमें पहला पॉइंट पता होना चाहिए, प्रोबेबली संभवतः ये कलचुरी वंश के अंतिम शासक हैं। कहीं कहीं मिलता है कि यादव वंश के एक राजा हुआ करते थे जैतुगी प्रथम नाम के। जैतुगी प्रथम ने विजय सिंह के ऊपर अटैक किया जिसमें विजय सिंह मारे गए थे। और कलचुरी वाले एरिया पे किसका शासन स्थापित हो गया था बेटा? यादव वंश का। लेकिन बटियागढ़ अभिलेख में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चंदेल राजा हुआ करते थे जिनका नाम था त्रैलोक्य वर्मन। और त्रैलोक्य वर्मन ने विजय सिंह को हराया था, रीवा वाले एरिया पे कब्जा कर लिया था और इस तरह कलचुरी वंश का खात्मा हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा द रूरल ऑफ द विच डायनेस्टी आर कॉल्ड द बिल्डर्स ऑफ अमरकंटक टेम्पल, किस वंश के शासकों को अमरकंटक के मंदिरों का निर्माता कहा जाता है? अभी अभी मैंने बताया बेटा कलचुरी वंश। जबकि चंदेल वंश के शासकों ने कहां पे मंदिर बनवाया बेटा? खजुराहो में। कहां? खजुराहो में। और ये खजुराहो किस जिले में आता है? तो ध्यान रखिएगा छतरपुर जिले में आता है। और मध्य खजुराहो के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश की पहली हेरिटेज साइट है, पहली विश्व विरासत स्थल है, जिसे यूनेस्को ने 1996 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। तो अमरकंटक, अच्छा अमरकंटक कहाँ पे है? तो ये अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील। कहाँ बेटा? अनूपपुर जिला जो कि शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया था। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील, कौन सा? अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के मैकाल पर्वत श्रेणी में। और ये मैकाल पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज का हिस्सा है। अरे हाँ कि ना? तो ध्यान रह जाएगा किस वंश के शासकों को अमरकंटक के मंदिरों का निर्माता कहते हैं बेटा? कलचुरी वंश के शासकों को। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने 2 पार्ट में कलचुरी वंश को बेहतरीन ढंग से कवर कर लिया है। मुझे 2 मिनट देंगे जिससे मैं स्लाइड ओपन कर लूं, उसके बाद बेटा हम लोग आगे की कहानी कवर करते हैं। 1 सेकंड दीजिएगा। एक सेकंड दीजिएगा बेटा। चलिए राजपूत काल कवर कर रहे थे और राजपूत काल में मैंने बताया था सबसे पहले हम कलचुरी वंश को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश को कवर करेंगे। अरे हाँ कि ना? इस गुर्जर प्रतिहार वंश को बेटा मेनली तो भारत के इतिहास में कवर करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं तो गुर्जर प्रतिहार वंश के उन राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनका प्रभाव मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में था। समझ में आ गई बात? लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट तो हमें पता होना चाहिए, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन कहाँ पे हुआ करता था। आप ये मैप देख रहे हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे मैं बना भी दे रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकंड दीजिएगा। ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है,
चलिए, इस प्यारे भारत में बेटा जो ये वाला एरिया है, गुजरात से लेकर लगभग बिहार तक वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया, यहाँ पे राज हुआ करता था गुर्जर प्रतिहार वंश का। किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश। जबकि भारत के ईस्टर्न हिस्से में, भारत के पूर्वी हिस्से में बेटा लगभग इस वाले एरिया में, बंगाल वाला एरिया मेनली आता था इसमें, यहाँ पे पाल वंश के राजाओं का रूल हुआ करता था, पाल वंश के शासकों का शासन हुआ करता था। और ये हमारा जो दक्षिण भारत वाला एरिया है, ये वाला कुछ एरिया बेटा, यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के शासकों का रूल हुआ करता था। किसका? राष्ट्रकूट वंश के शासकों का। यानी यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुजरात से लेकर बिहार तक वाले एरिया में। बंगाल वाले एरिया में बेटा पाल वंश के राजाओं का रूल हुआ करता था, और दक्षिण भारत में इस हिस्से पर लगभग राष्ट्रकूट वंश के शासकों का रूल हुआ करता था। अब इन तीनों राजाओं के बीच में, तीनों वंश के बीच में बेटा आए दिन झगड़ा हुआ करता था। किसके लिए झगड़ा हुआ करता था? हमारी भैंस आपकी खेत में चली गई है, उसकी भैंस आपकी खेत में आ गई है, इसके लिए नहीं बेटा। एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था कन्नौज। क्या नाम था बेटा? कन्नौज। और ये कन्नौज शहर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट शहर हो गया था। जैसे प्राचीन भारत में हम लोग पाटलिपुत्र शहर पढ़ते हैं, जब मगध का साम्राज्य हुआ करता था तो पाटलिपुत्र शहर बड़ा इंपॉर्टेंस रखा करता था। और जब पाटलिपुत्र की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती है तो एक नया शहर उभर के आता है, कन्नौज। और एक कन्नौज शहर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता था। कारण क्या था? ये कन्नौज उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लगभग बीच में कह दो आप हुआ सकता था। और कन्नौज गंगा वाले नदी वाले एरिया में आता था, तो जमीन यहाँ की काफी उपजाऊ होती थी, तो कन्नौज से बहुत पैसा भी मिलता था, खेती अच्छी होती थी। और कन्नौज पर जिसका कब्जा हो जाता था वो यहाँ से गुर्जर प्रतिहार पर भी जी सकता था, पाल को भी जी सकता था, और राष्ट्रकूटों पर भी नियंत्रण रख सकता था। ये तो तीनों वंश कन्नौज के लिए आए दिन झगड़ते रहते थे। इसीलिए बेटा गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों वंश के बीच में कन्नौज को लेकर झगड़ा हुआ, और इस झगड़े को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है या युद्ध है, एक दो दिन वाला नहीं था बेटा, ये कई पीढ़ियों तक लड़ा गया। यानी इस वंश के राजाओं में कई पीढ़ी के राजा आते हैं जो त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ते हैं कन्नौज को लेकर। लेकिन इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम जीत गुर्जर प्रतिहार वंश की होती है, और एक कन्नौज वाला एरिया गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को मिल जाता है। ठीक होगी इतनी बातें? तो सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश को। और गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन काल किस तक, कहां से कहां तक है? तो एक बार फिर से देख लो बेटा, गुजरात से लेकर और बिहार तक, गुजरात से लेकर बिहार तक हुआ करता था। अब बोलेंगे सर इस वंश के संस्थापक का नाम बता दीजिए, तो हरिश्चंद्र। मेरे साथ बोलेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। एक बार और बोलेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये मालवा वाला रीजन, ये पूरा मालवा वाला रीजन है, और यहाँ की ना ये वाला, और मालवा भी किसके अधीन आ रहा है? गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, हमारा आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। दो तरह से क्वेश्चन आ गए। पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश का फाउंडर है हरिश्चंद्र, मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। लेकिन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, क्वेश्चन को थोड़ा सा बेहतरीन ढंग लेवल पे ले आए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का रियल फाउंडर कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है? आंसर होगा मिहिर भोज। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था त्रिपुरी के कलचुरी वंश का फाउंडर तो वामराज है, लेकिन त्रिपुरी के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कोकल्ल फर्स्ट हुआ करता था। आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत अगर कवर किया होगा तो उसमें जो गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन गुलाम वंश का रियल फाउंडर इल्तुतमिश को माना जाता है। वैसे ही ध्यान रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र, मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, और गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर कौन है बेटा? मिहिर भोज है। अब गुर्जर प्रतिहार वंश भारत के इतिहास में कब से कब तक शासन करते हैं? तो 730 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक, यानी लगभग 300 सालों तक ये राज्य करते हैं। किस एरिया में राज करते हैं? फिर से देख लो बेटा, गुजरात से लेकर बिहार तक, गुजरात से लेकर बिहार तक। और राजधानी क्या हुआ करती थी इनकी? कन्नौज। तो एक बार मेरे साथ फिर बोलेंगे और क्लास में याद करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक बहुत बढ़िया हरिश्चंद्र। मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट।
ठीक है, माल में नाग बैठा रहता है हमेशा, ऐसे याद कर लो, मालवा में नाग भट्ट प्रथम। जबकि गुर्जर प्रत्याहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? मिहिर भोज। शासन कब से कब के बीच में करते हैं? तो 730 से 1030 एनो डोमिनी के बीच में 300 सालों तक। शासन क्षेत्र गुजरात से लेकर बिहार तक, राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। अब इनकी दूसरी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बेटा कि पहले हमारी भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी और 1911-12 से दिल्ली राजधानी बनाई गई। लेकिन जब गर्मी आती थी तो राजधानी शिमला चली जाती थी, यानी प्रथम कैपिटल तो दिल्ली है लेकिन कुछ समय के लिए राजधानी शिमला चल जाती, इसलिए द्वितीय राजधानी शिमला हुआ करती थी। वैसे ही बेटा इनकी प्रथम राजधानी तो कन्नौज, लेकिन कन्नौज को लेकर इन तीनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था, यानी कन्नौज पर आए दिन अटैक वटैक हो जाया करते थे, इसलिए इनकी द्वितीय राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। वैसे तो इस वंश में बहुत सारे राजा आते हैं गुर्जर प्रत्याहार डायनेस्टी में, लेकिन कुछ राजा के हमें नाम पता होने चाहिए, जैसे नागभट्ट प्रथम, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में जो फेमस राजा थे वो नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट द्वितीय है और मिहिर भोज है। ये तीन राजाओं को ही हमें पढ़ना है। बाकी आप जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो इस गुर्जर प्रत्याहार वंश के बाकी के राजाओं के बारे में भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले कवर करते हैं बेटा नागभट्ट प्रथम। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा, ये जो गुर्जर प्रत्याहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र है, लेकिन माल में कौन बैठा रहता है? नाग बैठा रहता है। अरे यहाँ की ना, तो मालवा में गुर्जर प्रत्याहार वंश के संस्थापक कौन थे बेटा? नागभट्ट प्रथम हुआ करते थे। क्लियर होगी इतनी बातें? अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये हमारा प्यारा भारत, प्यारे भारत के बगल में ये पाकिस्तान वाला एरिया जाता है। अरे याद है, थोड़ा बहुत तो मैप का आइडिया होगा। पाकिस्तान के बगल में बेटा ईरान आ जाता है और एक प्रायद्वीप आता है बेटा यहाँ पे, एक प्रायद्वीप आता है बेटा यहाँ पे, उसका नाम है अरब प्रायद्वीप। क्या? सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला। और यहाँ पे सऊदी अरब वाला एरिया है। और सऊदी अरब के कुछ लोगों ने बेटा भारत में अटैक किया था नागभट्ट प्रथम के टाइम पर, और नागभट्ट प्रथम ने अरबों को एकदम दौड़ा एकदम पीछे से धमका था। समझ में आ गई? यानी पीछे से दौड़े पड़े हैं नागभट्ट प्रथम, आगे आगे दौड़ पड़ रहे हैं अरबवासी, यानी नागभट्ट प्रथम ने अरबों को बड़ी जोरदार धमका था। तो ध्यान रखिएगा, नागभट्ट प्रथम को ही ग्वालियर प्रशस्ति में म्लेच्छकों का नाशक कहा है। म्लेच्छक का मतलब यहाँ पे अरबों से है, यानी इन्होंने अरबों को हराया था, इसलिए नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छकों का नाशक कहते हैं। क्या कहते हैं? म्लेच्छकों का नाशक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस राजा को म्लेच्छकों का नाशक कहते हैं? हमारा आंसर होना चाहिए नागभट्ट प्रथम। इसके अलावा नागभट्ट प्रथम के दरबार में एक यज्ञदेव नाम के एक जैन स्कॉलर हुआ करते थे, जैन विद्वान हुआ करते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यज्ञदेव नाम के जैन विद्वान किस राजा के दरबार में थे? तो गुर्जर प्रत्याहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम के दरबार में। किस राजा को ग्वालियर प्रशस्ति में म्लेच्छकों का नाशक कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। क्लियर हो जाएंगी इतनी बातें? नागभट्ट प्रथम ने बेटा ध्यान सुनिएगा, ये जो नागभट्ट प्रथम था एक बार दंती दुर्ग नाम के राजा से हार गया था। अभी दंती दुर्ग नाम का राजा कौन है बेटा? यहाँ पे देखिए राष्ट्रकूट वंश दिख रहा है। इस राष्ट्रकूट वंश का कई बार संस्थापक दंती दुर्ग को मान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दंती दुर्ग ने किसको हराया था? दंती दुर्ग ने हराया था किसको? नागभट्ट फर्स्ट को। किसको हराया था बेटा? नागभट्ट प्रथम को। यानी नागभट्ट प्रथम से हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ ली? पहला, ये मालवा में गुर्जर प्रत्याहार वंश का फाउंडर है, संस्थापक है। इसने क्या किया था बेटा? नागभट्ट ने अरबों को हराया था, इसलिए इसे म्लेच्छकों का नाशक कहा गया है। कहाँ कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, इसके दरबार में यज्ञदेव नाम के एक जैन विद्वान रहा करते थे और नागभट्ट प्रथम दंती दुर्ग से हार गया था। और दंती दुर्ग कौन है? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं, याद रह जाएंगी। अब नागभट्ट प्रथम के बाद दोस्तों दो चार और राजा आते हैं, जैसे कुकस्थ आते हैं, देवराज आते हैं, वत्स राज आते हैं, नागभट्ट द्वितीय आते हैं। अब हमें थोड़ा सा किसको कवर कर लेना है? नागभट्ट द्वितीय के बारे में। नागभट्ट द्वितीय के बारे में आपको ध्यान रखना है बेटा, ये वत्स राज के बेटे हुआ करते थे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, दो चार लाइन यहाँ पे दूसरे राजाओं के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हिस्ट्री में आप डिटेल में कवर करने वाले हैं। नागभट्ट द्वितीय का शासन काल आता है 800 से लेकर 833 तक, और इनके शासन काल में सबसे बड़ी बात ये रही कि कन्नौज इनकी राजधानी हुआ करती थी। क्या बेटा? कन्नौज। मैंने पहले ही कहा है, कन्नौज को लेकर गुर्जर प्रत्याहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूटों के बीच में झगड़ा होता था, कभी ये जीतता कभी वो जीतता, लेकिन नागभट्ट द्वितीय के टाइम पे गुर्जर प्रत्याहार वंश की जो राजधानी है वो कन्नौज हुआ करती थी। अब नागभट्ट तृतीय का झगड़ा हुआ था बेटा गोविंद तृतीय के साथ, और गोविंद तृतीय से बेटा नागभट्ट द्वितीय पराजित हुआ था।
और ये गोविंद तृतीय भी कौन है? राष्ट्रकूट शासक, यानी 2 राष्ट्रकूट शासक के बारे में हम लोग पढ़ लिया था। दंत दुर्ग ने नागभट्ट प्रथम को धमका था और गोविंद तृतीय ने किसको हराया था? नागभट्ट द्वितीय को। आप ऐसे याद सकते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। और वैसे भी गोविंद ने, श्री कृष्ण ने कालिया नाग को, नागभट्ट को तो हराया ही था। अरे हाँ कि ना? तो नागभट्ट द्वितीय को गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। अब नागभट्ट द्वितीय के बाद राजा बनते हैं रामभद्र और रामभद्र के बाद राजा बनते हैं मिहिर भोज। और मिहिर भोज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कारण मैं पहले ही बता चुका हूं, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और मिहिर भोज ने मध्य प्रदेश के एरिया में भी काफी समय तक रूल किया था। मिहिर भोज के समय, पहला पॉइंट ध्यान, अच्छा पहले ये ध्यान रखिएगा, ये किसके बेटे हैं? ये रामभद्र के बेटे हैं। मिहिर भोज किसके बेटे हैं? रामभद्र के। अच्छा, मिहिर भोज और राजा भोज से परेशान मत होइएगा बेटा। एक आते हैं मिहिर भोज, जिनका नाम है मिहिर भोज, और एक आते हैं राजा भोज। कौन? राजा भोज। ये राजा भोज परमार वंश के राजा हैं। किसके बेटा? परमार वंश के। कैसे याद रखेंगे? परम भोज, महाभोज। तो राजा भोज परमार वंश के राजा हैं। जबकि ये जो मिहिर भोज है बेटा, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर हैं। किसके? ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं। अंतर कर पा रहे हो? राजा भोज परमार वंश के राजा हैं, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं। राजा भोज की राजधानी धारा नगरी हुआ करती थी, धारा नगरी, जबकि मिहिर भोज की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। और कन्नौज को लेकर किसके किसके बीच में झगड़ा होता था? गुर्जर प्रतिहार के बीच में, पाल शासकों के बीच में और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में। और मिहिर भोज के समय दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष का, मैंने पहले कहा था, ये त्रिपक्षीय संघर्ष 1-2 दिन में चलने वाली लड़ाई नहीं थी। ये त्रिपक्षीय संघर्ष बेटा कई पीढ़ियों तक लड़ा गया था। और कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष 6 चरणों में लड़ा गया था। कितने बेटा? 6 चरणों में। और ये 6वां चरण अंतिम चरण था, जो कि मिहिर भोज के शासनकाल में हुआ था। और किसको लेकर ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता था? कन्नौज को लेकर, कन्नौज को लेकर। और फाइनली कन्नौज पर कौन जीत जाता है बेटा? गुर्जर प्रतिहार वंश जीत जाते हैं, यानी मिहिर भोज का कब्जा हो जाता है। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजेता गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ करते थे। ठीक है बेटा, यानी इनके बारे में हम लोग को पहला पता होना चाहिए, रामभद्र के बेटे हुआ करते थे। शासनकाल जरूर पता होना चाहिए, हर राजा का शासनकाल आपसे याद हो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ प्रसिद्ध राजा हैं जिनका शासनकाल आपको पता होना ही चाहिए। और उन्हीं में से एक राजा है मिहिर भोज। मिहिर भोज का शासनकाल है बेटा 836 से लेकर 885 तक। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं क्या आपसे? पूछ लूं? रियासत तो हम लोग कवर कर ही चुके हैं, मुझे फटाक से आंसर करिएगा। महाराजा छत्रसाल का शासनकाल कब से कब तक है? जल्दी आंसर करेंगे। क्लियर होगी इतनी बातें? चलिए, उसके बाद ध्यान रखिएगा बेटा, इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। अब इनका शासन क्षेत्र कहां से कहां तक? लगभग पूरा उत्तर भारत। आप ये देख रहे हो बेटा, ये जो पूरा एरिया आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया ये गुर्जर प्रतिहार यानी मिहिर भोज के साम्राज्य में हुआ करता था। और मिहिर भोज ने एक सबसे बड़ा काम क्या करवाया बेटा? आपको ग्वालियर पता है? बिल्कुल पता है सर। ग्वालियर, इसमें कौन सी नई बात है? ग्वालियर में ग्वालियर का किला है सर, बिल्कुल पता है। ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया था? सर आपने पढ़ाया हमको, सूरज सिंह ने करवाया था। बिल्कुल सही बेटा, ग्वालियर किले का निर्माण सूरज सिंह ने करवाया था। मैंने आप लोग को याद भी बताया था। ग्वाला किसे कहते हैं? जो दूध देते हैं। और ग्वाला जैसे ही सूरज निकलता है, अरे ध्यान सुनिए, जैसे ही सूरज यानी सूरज निकलता है, ग्वाला दूध लेकर चल जाते हैं ग्वाला से ग्वालियर। ग्वालियर किले का निर्माण सूरज सिंह ने करवाया था। बहुत आसान है सर। ये ग्वालियर का किला है। और ग्वालियर के किले में एक मैंने मंदिर बताया था, याद करो बेटा, तेली मंदिर। कौन सा मंदिर था? तेली मंदिर। और मैंने ये भी बताया था, ये तेली मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जो पार्शियली द्राविड़ स्टाइल में बना है, जो आंशिक रूप से द्राविड़ शैली में बना है। जनरली आपको अच्छा एक बेसिक समझ लीजिएगा, मंदिर निर्माण की 2 शैली होती हैं। जो दक्षिण भारत के मंदिर है वो द्राविड़ शैली में बनते हैं। किस शैली में बनते हैं दक्षिण भारत के मंदिर? द्राविड़ शैली में। जबकि उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बनते हैं। हमारा ग्वालियर उत्तर भारत में, यानी उत्तर ग्वालियर में मंदिर जो होने थे नागर शैली में बनने थे। लेकिन ग्वालियर का एक मंदिर है जिसे तेली मंदिर कहते हैं, मैंने डिटेल में कवर कराया है, आप लोग किला वाला टॉपिक देख लीजिएगा। इस तेली मंदिर का निर्माण राजा मिहिर भोज के समय ही करवाया गया था। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है, तेली मंदिर कहाँ पे है? ग्वालियर किले के भीतर। ग्वालियर का किला किसने बनवाया? तो जैसे ही सूरज निकलता है, ग्वालियर दूध लेके चल देते हैं सूरज सेन ने। तीसरा क्वेश्चन, ये उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जो आंशिक द्राविड़ शैली में, पूरी तरह से तो नहीं, आंशिक द्राविड़ शैली में बना है, वो है तेली मंदिर। और इस तेली मंदिर का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसके जो कारीगर थे वो साउथ इंडिया के जो तेली हुआ करते थे, तेली जाति, तेल निकालने वाले, उनके द्वारा बनवाया गया था। क्लियर होगी इतनी बातें? डायरेक्ट आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
फिर ये दोस्तों ये राजा मिहिर भोज थे, ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। इसीलिए बेटा एक ग्वालियर में हमें एक अभिलेख देखने को मिलता है, उसमें इन्हें जिसका नाम है सागर ताल अभिलेख। ग्वालियर में एक अभिलेख है जिसका नाम है सागर ताल अभिलेख, और सागर ताल अभिलेख में मिहिर भोज को आदि वाराह और प्रभास कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ एक बार बोलेंगे। ग्वालियर में कौन सा अभिलेख है? सागर ताल अभिलेख। ग्वालियर में कौन सा अभिलेख है? सागर ताल अभिलेख। और सागर ताल अभिलेख में इन्हें क्या कहा गया है? आदि वाराह और प्रभास कहा गया है। और इनके शासनकाल में एक अरब यात्री हुआ करता था जिसका नाम था सुलेमान। सुलेमान ने इनके शासनकाल में भारत में यात्रा किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अरब यात्री सुलेमान जब भारत की यात्रा करता है उस समय उत्तर भारत का राजा कौन था? मिहिर भोज। एक बार और बोलेंगे, जब सुलेमान भारत आता है तो उत्तर भारत का राजा कौन था? मिहिर भोज था। याद रह जाएगा। मिहिर भोज को ही ग्वालियर के सागर ताल अभिलेख में क्या कहा गया है? आदि वाराह कहा गया है। मिहिर भोज ने किस मंदिर का निर्माण किया ग्वालियर के किले के भीतर? तेली मंदिर का। त्रिपक्षीय संघर्ष का छठा और अंतिम चरण किसके काल में होता है? मिहिर भोज के काल में होता है। इनकी राजधानी फाइनली क्या हुआ करती थी? कन्नौज हुआ करती थी। इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इतनी बातें याद रह जाएंगी बेटा। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तेली मंदिर एट ग्वालियर या तेली मंदिर ऑफ ग्वालियर वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? किसके द्वारा बनवाया गया? बहुत बढ़िया बेटा, मिहिर भोज के द्वारा। जबकि राजा मान सिंह तोमर के द्वारा बेटा ग्वालियर के किले के भीतर बहुत सारे मंदिर बनवाए जाते हैं, जैसे मान मंदिर हो गया, इसके अलावा गुजरी महल हो गया, इसके अलावा बेटा आपको वहां पे एक 80 खंबा बावड़ी भी मिलती है, वो मान सिंह तोमर के द्वारा ही बनवाया गया था। राजा महिपाल के द्वारा सास बहु मंदिर, जिसे सहस्त्र बाहु टेम्पल कहते हैं, वो बनवाया गया था। और सूरज सेन ने तो पूरा का पूरा किला ही बनवाया था। समझ में आ गई बात। चलिए, निम्न में से किस शासक को ग्वालियर अवस्थित सागर ताल अभिलेख में आदि वाराह साथ ही साथ प्रभास कहा गया? आदि वाराह भी और प्रभास भी कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, राजा मिहिर भोज को, राजा भोज को नहीं। जबकि नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया बेटा? म्लेच्छकों का नाशक। इन्हें क्या कहा गया है? म्लेच्छकों का नाशक। म्लेच्छक यानी क्या होते हैं? अरब। इन्होंने अरबों को हराया था। और राजा भोज के टाइम पे बेटा कौन सा अरब यात्री भारत आया था? सुलेमान। क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार वंश को कवर कर लिया, और कल की क्लास से दोस्तों हम लोग परमार वंश की कहानी को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।